तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी पशु परीक्षक के बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लगातार 3 दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर आप कुछ बताइए कि हमारी कट ऑफ क्या रह सकती है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या होता है। यूट्यूब पर हमारा दिमाग ख़राब हो चुका है, ठीक है। यूट्यूब पर आपको जितनी भी भ्रांतियाँ दी जा रही है उन पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत देना। आप सोचते हो कि इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होगा और इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन से नंबर बढ़ जाएंगे, इसमें घट जाएंगे, हमारे पेपर कठिन था, हमें लेवल पता नहीं था, हमारे पैटर्न पता नहीं था, हमारे क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, उनके रिपीट हो गए तो उनके नंबर बढ़ने चाहिए, उनके घटने नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आरएसएसबी बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ने साफ साफ वीडियो बना करके अभी अपडेट दी थी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। वही सारा कुछ अपडेट आपको इस वीडियो के अंतर्गत मैं देने वाला हूं कि कैसे आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ये बिल्कुल एक आंकड़ों पर डिपेंड करता है, आंकड़ों के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा क्लियर कट बता दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, किसके नंबर बढ़ेंगे, किसके घटेंगे और आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है उस नॉर्मलाइजेशन के बाद में। ये सारा कुछ अपडेट आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाला है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिना स्किप किए आपको पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समझ में आ जाएगी कि कैसे होती है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो आपका जो पशु परीक्षक का एग्जाम है वो आपके 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था। कितने शिफ्टों में पेपर हुआ था? 6 शिफ्टों में। सबसे पहले तो अपन शिफ्टें लिख लेते हैं भाई, कितनी शिफ्टों में पेपर हुआ था। अब देखो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखेंगे कि कितने स्टूडेंट थे, ठीक है। सबसे पहले तो फर्स्ट शिफ्ट में कितने स्टूडेंट थे, सबसे पहले तो यह आंकड़ा देखा जाएगा। इसके बाद में दूसरी शिफ्ट में कितने स्टूडेंट थे, तीसरी में भी कितने स्टूडेंट थे, चौथी में भी कितने स्टूडेंट थे, पांचवीं में कितने स्टूडेंट थे और छठी में कितने स्टूडेंट थे। कुल मिलाकर के सबसे पहले तो स्टूडेंट्स की संख्या निकाली जाती है सबसे पहले तो, ठीक है। इतना डाटा निकलने के बाद में फिर देखा जाता है कि इन सभी स्टूडेंट्स के इस शिफ्ट में मिलाकर के कितने मार्क्स जुड़े, ठीक है। कितने मार्क्स टोटल आए इन सभी स्टूडेंट्स के। जैसे ऐसे मान लो कि इसमें 100 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स के टोटल मिलाकर के जैसे 1000 मार्क्स आ गए, ठीक है। कितने आ गए? 1000 मार्क्स आ गए। वैसे ही यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट थे उनके टोटल मिलाकर के कितने मार्क्स आए वो देखेंगे। ऐसे ही सभी शिफ्टों के जितने भी विद्यार्थी थे उन सभी के जितने मार्क्स आए उन सब का डाटा इकट्ठा किया जाता है। तो इधर तो लिया जाता है स्टूडेंट्स की संख्या, भाई कितने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया, और इधर दिया जाता है कि इनके डाटा, भाई इनका नंबर कितने कितने प्राप्त किए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जैसे 100 स्टूडेंट यहाँ पर बैठे थे उन्होंने 1000 मार्क्स प्राप्त किए, उसी प्रकार यहाँ पे जैसे 200 स्टूडेंट बैठ गए उन्होंने 2000 मार्क्स प्राप्त किए। ऐसे सभी का डाटा निकाल लिया जाता है। फिर क्या होता है कि यहाँ से निकाला जाता है औसत। यहाँ से क्या निकाला जाता है? औसत निकाला जाता है। हर पारी का, हर शिफ्ट का औसत निकाला जाता है। कैसे? कि 100 स्टूडेंट जैसे यहाँ पर बैठे थे तो उनमें से औसत एक स्टूडेंट ने कितने मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जैसे यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बैठे थे उनकी भाग लगा दिया जाएगा किसमें? इनके टोटल नंबर्स में, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स ने जैसे 1000 नंबर प्राप्त किए 100 बच्चों ने, तो 1000 में 100 का भाग लगा दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा एवरेज, ठीक है। तो सबसे पहले तो हर शिफ्ट का औसत निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? भाई इस शिफ्ट में कितने टोटल नंबर आए, कितने स्टूडेंट बैठे थे, तो एक स्टूडेंट के कितने नंबर आए, ठीक है। इसका औसत निकाल लिया, इसका भी औसत निकाल देंगे। इस प्रकार 6 की 6 शिफ्टों के औसत निकाले जाएंगे, ठीक है। तो 6 की 6 शिफ्टों के औसत निकाले जाएंगे। अब क्या होगा? अब होगा सबसे मेन मुद्दा। अब क्या होगा कि आपके 6 शिफ्टों के औसत निकल गए, ठीक है। हर एक स्टूडेंट का पता चल गया कि इस शिफ्ट में बैठने वाले के औसत कितने नंबर आए, इस शिफ्ट में बैठने वाले के औसत कितने नंबर आए, तीसरी शिफ्ट में बैठने वाले के औसत कितने नंबर आए। ये सब अपने पास डाटा आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में सबसे मेन चीज़ होती है। देखो क्या होता है कि ये जितने भी 6 शिफ्ट में औसत आया आपके पास, इन सब का मिला करके औसत निकाला जाता है। यानी कि मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट में जिस स्टूडेंट ने बैठा था उसके इतने नंबर आए औसत, इसके औसत इतने आए, इतने औसत इतने आए, तो सभी शिफ्टों के औसत निकाला जाता है। औसत कैसे निकालेंगे? भाई इन सब के मार्क्स जोड़ लेंगे। देखो जैसे कि इस जो फर्स्ट शिफ्ट वाला है इसके 100 नंबर आए, ऐसे मान लो 100 नंबर आए औसत, ठीक है। इस वाले के कितने आ गए? 90 औसत आ गए। इसके वाले के 80 आ गए। ऐसे सभी शिफ्टों के जितने भी एवरेज आए हैं उन 6 की 6 शिफ्टों का औसत निकाला जाएगा। 6 की 6 शिफ्टों का औसत निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा? इन सभी के जितने भी मार्क्स हैं उन सबको जोड़ के उनमें 6 का भाग लगा देंगे तो कौन सा आ जाएगा? इन 6 शिफ्टों का औसत आ जाएगा, ठीक है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो ये 6 शिफ्टों का औसत आ गया। अब जैसे मैं आपको खोखा बता देता हूं कि किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे और किसके घटेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया आपके। अब देखो भाई साहब, इनको मिटा देता हूं एक बार, एक सेकंड। देखो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के बाद में आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखो क्या हुआ कि जैसे अपने 6 शिफ्टें थी, कौन कौन सी थी? पहली,
दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, 6 शिफ्टें थी। अपन ने इसका एक स्टूडेंट का औसत निकाल लिया, इसके भी एक स्टूडेंट का औसत निकाल लिया, सबके एवरेज नंबर निकाल लिए भाई इन शिफ्टों में एक स्टूडेंट ने औसत कितने नंबर प्राप्त किए। ठीक है, इसके बाद में अपन ने 6 की 6 शिफ्टों के नंबरों को जोड़ करके, यानी कि जो स्टूडेंट के औसत नंबर थे इन 6 शिफ्टों के जोड़ करके उसमें अपन ने 6 का भाग लगा दिया, कुल मिलाकर के अपने पास ये क्या आ गया, औसत आ गया। क्या औसत आ गया कि 6 शिफ्टों में एवरेज किसी स्टूडेंट के कितने नंबर बैठ रहे हैं, 6 की 6 शिफ्टों में एवरेज किसी स्टूडेंट के कितने नंबर बैठ रहे हैं। ठीक है, ये डाटा अपने पास आ चुका है। अब इस डाटे से कैसे पता चलेगा कि अपने किसके नंबर बढ़ेंगे और किसके घटेंगे। देखो कैसे पता चलेगा भाई साहब, ये बता देता हूं आपको। देखो मान लो कि फर्स्ट शिफ्ट में जैसे कि किसी एक स्टूडेंट के औसत बैठ रहे थे 100 नंबर, ठीक है भाई साहब। इसके बाद में दूसरी शिफ्ट वाले के 90 बैठ गए भाई साहब, तीसरी वाले के 80 बैठ गए 150 नंबर में से, चौथी वाले के 70 बैठ गए, उसी प्रकार इसके 100 बैठ गए फिर से। इसके बाद में मान लो इसके कितने 110 बैठ गए। ठीक है भाई साहब, ये मैंने एवरेज लिया है, ऐसे नॉर्मल डाटा लिया है ताकि आपको समझा सकूँ। अब जैसे जो फर्स्ट शिफ्ट में बैठा था उसके एवरेज अगर 100 नंबर बैठ रहे हैं हर स्टूडेंट के, उसी प्रकार सेकंड शिफ्ट वाले के 90 बैठ रहे हैं, ऐसे सभी शिफ्टों के एवरेज नंबर बैठ रहे हैं हर स्टूडेंट के। ठीक है भाई साहब, अब अपन ने जब इन 6 शिफ्टों का औसत निकाला, भाई हर 6 शिफ्टों में मिला करके अगर कोई स्टूडेंट 6 के 6 पेपर देगा तो उसके औसत कितने आएंगे। तो जब ये औसत निकाला गया तो मान लो कि जैसे ये औसत कितना आ गया अपने पास 100 आ गया। कितना आ गया, 100 आ गया। 6 के 6 शिफ्टों का मिला करके औसत कितना आ गया, 100 आ गया। इसका मतलब कि कोई स्टूडेंट अगर 6 की 6 शिफ्टों में पेपर में बैठता है तो उसके 100 मार्क्स आ रहे हैं। अब देखो किस शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे और किसके घटेंगे, यहां से असली खेल पता चलता है। देखो अब पता ऐसे चलेगा कि सभी शिफ्टों के जो एवरेज मार्क्स निकाले गए थे हर स्टूडेंट के, वो इससे तुलना की जाएगी। किससे तुलना की जाएगी, सभी 6 शिफ्टों के एवरेज से तुलना की जाएगी। जैसे कि ये 100 आया तो यहाँ पे भी अगर 100 आ रहा था तो इसका मतलब है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में एक भी नंबर घटेगा या बढ़ेगा नहीं। ठीक है, 100 के 100 बराबर आ रहा है तो एक भी नंबर घटेगा या बढ़ेगा नहीं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं दूसरी शिफ्ट वालों के। अब दूसरी शिफ्ट वालों के भाई 90 नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब उनके जो एवरेज है वो 100 आने चाहिए थे, तो इन शिफ्टों वालों के 10 नंबर बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ जाएंगे, 10 नंबर बढ़ जाएंगे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से। तो दूसरी शिफ्ट वालों के जैसे कि 10 नंबर बढ़ गए। इसके बाद में तीसरी शिफ्ट वालों के एवरेज 80 बैठ रहे हैं और जबकि आना कितना चाहिए था, 100 आना चाहिए था, तो इनके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में 20 नंबर बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार चौथी शिफ्ट वालों के 30 नंबर बढ़ जाएंगे। उसी प्रकार पांचवी शिफ्ट वालों के एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा और एक भी घटेगा भी नहीं क्योंकि बराबर है। इसके बाद में छठी शिफ्ट वालों के मान लो 110 आ रहे हैं तो उनके 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में घट जाएंगे। इसका मतलब कि यहां से यह पता चल गया कि सबसे हार्ड जो शिफ्ट का पेपर था वो चौथी शिफ्ट का पेपर था, यानी कि जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं इस एवरेज की तुलना में। किस एवरेज की तुलना में, 100 की तुलना में जिस शिफ्ट के सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं वो सबसे हार्ड पेपर था और जिसके सबसे ज़्यादा आ रहे हैं इसका मतलब छठी शिफ्ट सबसे हार्ड थी। यहाँ से पता चलता है अपने को कौन सी शिफ्ट हार्ड है और कौन सी सरल थी। ठीक है, और किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे और किस शिफ्ट में कितने नंबर घटेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जैसे आपको पता चल गया उसी प्रकार आपके भी जो पशु परिचय एग्जाम है उसमें 6 शिफ्टों में पेपर हुआ था। अगर मान लो कि जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट में बैठे थे उनके एवरेज अगर 100 नंबर आ रहे हैं, दूसरी शिफ्ट वालों के 90 आ रहे हैं, तीसरी शिफ्ट वालों के 80 आ रहे हैं, वैसे सभी शिफ्टों में एवरेज इतने मार्क्स आ रहे हैं और सभी 6 शिफ्टों का मिलाकर के अगर एवरेज 110 आ जाता है तो आपको इतना कंपैरिजन करा जाएगा वहां पर कि आपके इस 110 की तुलना में कम है या ज़्यादा। अगर आपके कम आ रहे हैं तो आपकी शिफ्ट का कठिन माना जाएगा और आपके नंबर बढ़ जाएंगे, और अगर आपके 110 से ज़्यादा आ रहा है तो आपके नंबर घट जाएंगे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में। तो कुल मिलाकर के ये प्रक्रिया होती है किसकी, नॉर्मलाइजेशन की। ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हो कि 1 तारीख वालों को तो पेपर का पता ही नहीं था और 3 तारीख वालों को तो पेपर का पैटर्न भी पता चल गया था, उनके तो 10-10 क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे थे और उनको तो पेपर भी पता चल गया, क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, उनको तो पेपर का लेवल भी पता चल गया कि मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, पशुपालन के क्वेश्चन कम आ रहे हैं, तो उनको तो बहुत फायदा हो गया। तो उस आधार पर बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन में फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रख लेना, नॉर्मलाइजेशन में डाटा के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन होता है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि किसके नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे। अपने कहने से कुछ नहीं होगा, वहां पर सबके बोर्ड के पास अपना डाटा है, उस डाटे के माध्यम से सभी के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, ये तो होता है अपना जो ऑफिशियल तरीका है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का। अब आप ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो कि आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, आपका सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए ताकि 5 महीने के बाद में जब रिजल्ट आए तो आप अनुमान लगा सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको एक बार मोटा मोटा मैं अगर कट ऑफ बता दूं, देखो आपको हवाबाजी में
बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जब स्टूडेंट सेंटर से बाहर निकलता है तो उसको नेगेटिव के बारे में पता नहीं रहता है, वो 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है और उसको लगता है कि मेरे 130 प्लस तो आराम से आ रहे हैं, और वो ऐसे इंटरव्यू में बोल देता है कि मेरे तो 130 नंबर आ रहे हैं, 130 नंबर आ रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट्स के 130 ज़्यादा आएंगे, इसका मतलब कि कट ऑफ 130 से ज़्यादा आने वाली है। लेकिन ऐसी बातों पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जब वो एग्जाम में बैठा होता है तब उसको ऐसा लगता है कि मेरे 140 ही ठीक हो जाएंगे, जब वो बाहर निकलता है तो उसको लगता है कि मेरे 130 तो कम से कम ठीक ही हो जाएंगे। जब वो घर पर जाकर के आंसर की मिलाता है और नेगेटिव करता है तब उसको पता चलता है कि उसके तो भाई साहब 110 नंबर पे रह गया, या फिर उसको पता चलेगा कि वो तो भाई साहब 100 नंबर पे रह गया। तो कुल मिलाकर के आपको ऐसी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अब आपको अगर मैं मोटा मोटा अगर अपन स्टूडेंट की संख्या के आधार पर देखें, भाई 17 लाख स्टूडेंट बैठे थे, उसमें से 17 लाख फॉर्म भरे गए थे, उसमें से 10 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था। तो उस आधार पर अगर अपन कट ऑफ की बात करें तो हर शिफ्ट के आधार पर कट ऑफ आपकी, देखो जनरल की बता देता हूं, सेफ स्कोर, मैं ऐसे एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूं कि कितना क्या रह सकता है। तो जनरल की बात करें तो अगर मेल या फीमेल, देखो मेल और फीमेल में मात्र केवल 4 या 5 नंबर का फर्क पड़ता है, तो मेल का बता देता हूं। तो जनरल का आपको ध्यान रख लेना, 120 के आसपास जिसका भी स्कोर बैठ रहा है, 120 के +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, कुल मिलाकर के 120 के आसपास में जिसका भी जनरल में स्कोर बैठ रहा है वो सेफ स्कोर है एकदम। आपको भ्रांतियों में ध्यान नहीं देना है कि 130 जाएगी, 140 जाएगी, ठीक है। जिसके भी 120 आ रहे हैं जनरल में वो बिल्कुल सेफ स्कोर है। और ओबीसी की बात कर लूँ तो ओबीसी वालों के 115 से लेकर के 120 के बीच में जितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो सभी सेफ स्कोर में माने जाएंगे, ठीक है। एससी एसटी में कितना हो जाएगा, एससी एसटी में आपको 105 से 110 के बीच में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 105 से 110 के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको ये ध्यान रखना है, जिसके भी मार्क्स एक जनरल में 120 बैठ रहे हैं वो सभी सेफ स्कोर में है, ओबीसी में 115 वाले सेफ स्कोर में है, और एससी एसटी वाले 105 पर सेफ स्कोर में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही औचित्य था कि आपको इन कंफ्यूजन से दूर किया जाए कि आपके कट ऑफ कितनी रहने वाली है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में किसके नंबर बढ़ेंगे किसके घटेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपकी ऐसी ही कंफ्यूजनों को दूर किया जाएगा और आने वाले एग्जाम के अंतर्गत आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी दी जाएगी। आपको इसी चैनल पर जितने भी आपके एग्जाम करवाए गए हैं उन सभी के क्वेश्चन भी सॉल्यूशन करवाए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत। इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर्गत।